इस कस्बे की आबादी पिछले 10 वर्षों से बढ़ी नहीं थी और अब कम होने लगी थी। हालांकि हर घर में शादियां होती थी और बच्चे भी पैदा होते थे। वह लगभग 8 बरस बाद अपने कस्बे में आया था। स्टेशन पर उतरा तो अंधेरा घिराया था। उसने कंबल ओढ़ लिया। ठंड भले ही इतनी नहीं थी, उसका चेहरा छिप गया था। गलियों में अंधेरा था, कुत्ते भौंक नहीं रहे थे, न किसी आदमी की आवाज सुनाई दे रही थी। बस हवा थी जो साए साए कर रही थी। गली से गुजरकर चौपाल वाले पीपल से आगे और उसकी माँ के घर से इधर ही एक परछाई सी यकायक उनके सामने आ खड़ी हुई। फटी हुई चादर में से एक सूखा हुआ सा हाथ बाहर निकला और उसके मुंह के आगे तन सा गया। एक चुटकी मावा यानी अफीम, एक चुटकी मावा ही दे जा। नहीं है, वो बोला, पर लगा जैसे ये आवाज उसकी नहीं थी। तो फिर मुझे गोली मार दे, मैं भूत नहीं हूँ, बेशक आजमा लो। जहां गिरूंगा लहू का तालाब बन जाएगा। फोटो में मेरा चेहरा भी आएगा, तुम्हारा नाम भी छपेगा और मेरा भी। वो आगे बढ़ गया और भूत की आवाज गली के इस सिरे से परले सिरे तक गूंजती चली गई। ताला कुंडी लगाकर सो जाओ, अरे मुर्दा लोगो। माँ का घर आ गया। उसने कुंडी खड़काई, कोई न बोला। दूसरी बार खड़काई तो अंदर कुछ खुसर फुसर हुई। तीसरी बार खड़काने पर माँ की आवाज सुनाई दी, अरे तुम हो, राम रखे। उसे लगा उसका भाई कुंडी खोलकर दरवाजे की ओट में जा खड़ा हुआ है। सुबह जब जंगल पानी के लिए निकला तो गांव का कोई भी व्यक्ति उसे पहचान नहीं रहा था। लाल अमरनाथ के दरवाजे के आगे कुंदन मिस्त्री अर्थी तैयार कर रहा था। सुबह सुबह रात गोली कब चली उसे पता ही नहीं चला। थाने में रपट भी हो गई, पोस्टमार्टम भी, और अब दाह संस्कार। बड़ी जल्दी काम होने लगे हैं। वो मुड़कर आया और अर्थी के साथ जाने वाले लोगों में शामिल हो गया। पीछे पीछे जा रहे लोग गुटों में बात कर रहे थे। कोई अखबारों में छपी खबरों की, कोई लड़की लड़कियों और उनके रिश्तों की, कोई बढ़ती हुई महंगाई की तो कोई नए कारोबार की, जिससे आदमी कुछ दिनों में ही लखपति हो जाता है। देखो तो इस पट्टी का क्या हाल हो गया है, ओखली की तरह गड्ढे पड़ गए हैं। कान्हियों यानी अर्थी को कंधा देने वाले व्यक्ति, कान्हियों के पांव भी सीधे नहीं पड़ रहे। मल्लण सिंह जाट ने कहा, चाचा अब तो यहाँ पक्की सड़क बनवा देनी चाहिए। संतू राजा बोला, यह तो लोक भलाई का काम है, अगर पंचायत कर दे तो सभी से अंशदान ले लो, नहीं तो क्यों लाला जी, इतना काम तो मैं ही करवा दूंगा। लाला अमरनाथ बोले। उसे लगा यह बात खुद उसने नहीं कही थी, यह आवाज उसकी नहीं थी। उसने धीरे से अपने भतीजे को बुलाया। उसने बताया कि जब भी वह किसी अर्थी के साथ जाता है तो उसे लगता है कि कोई शय हमारे साथ साथ चलती है। कभी लगता है कि वह कोई आदमी है, कभी लगता है कि वो आदमी तो है पर उसका साया कहीं नहीं, कभी लगता है कि वह केवल एक आवाज है पर मुंह से ऐसे निकलती है जैसे दांत ना हो और उसमें जीभ फटे हुए कपड़ों जैसी हुई पड़ी हो। हम यहाँ अब सड़क बनवा ही देंगे, पक्की ईंटों की। जागीरदार शमशेर सिंह बोला। ताया, ईंट लिटा कर नहीं खड़ी लगवाना, जल्दी नहीं टूटती, कुंदन मिस्त्री ने सलाह दी। जिस शय की बात नाथे ने बताई थी मुझे रिखी पंडित ने बताई थी, पर वह तो कुछ और ही कहता था। उसने कहा था कि वह अश्वत्थामा है, महाभारत से आज तक यूं ही भटक रहा है। कभी वो बौना हो जाता है, कभी कीकर जितना ऊंचा। उसके माथे का घाव रिश्ता है, उसके हाथ में एक टूटा होता है मांगने वाला, नहीं नहीं मलहम वाला। वो हर घड़ी मलहम की चुटकी भरता है और अपने घाव पर माथे पर लगाता है। अरे उसे आराम क्यों नहीं आया अभी तक? हजारों बरस हो गए उसे बाणों से बिंधे हुए। आराम कैसे आता? बदअसीसों का घाव है, बार बार हरे होते रहते हैं। ओ भाई, अब कहानी बदल लो। इन लड़कों के कंधों पर तो रोज ही कोई न कोई भार होता है। चलो रहने दो, अब तो शमशान 2 कदम ही रह गया है। भाई अब तो यह शमशान ही छोटा पड़ने लगा है। अगर 3 अर्थियां इकट्ठी आ जाए तो 7 आए बंदे चींटियों का बिल हो जाते हैं, और अगर कई लाशें आ जाए तो इसका भी इंतजाम हो जाएगा। लाला अमरनाथ बोले, कर लेंगे हम सब। लो जी, शहर में तो रेड क्रॉस वालों की लॉरी के लिए टेलीफोन कर दो और खुद मुर्दे को नहलवाने लग जाओ। जब तक आप उस पर कफन लपेटते हो तब तक लॉरी पहुंच भी जाती है। लाश रखो लोहे की सीढ़ी पर, 4 जने मत्था सटेक कर अंदर रखो। घर से सीढ़ी अंदर, साथ ही घर के लोग भी बैठ जाओ। 5 मिनटों में शमशान घाट। सोनू राजा के बेटे ने बताया। वह शहर में लोगों की हजामतें करता है।
अरे चाचा क्या बताऊं, वहीं लकड़ियों का इंतजाम, वहीं फूल, वहीं पंडित, बैठने को दरख्तों की छाया, नहाने के लिए टोटियां, मुर्दा फूंकने वाली जगहों पर भी छतें पड़ी हुई हैं। मुर्दों को दाग दो, हवन करो और नहा धोकर अपने घर लौट जाओ। मैं रोज रोज का ये रोग ही खत्म कर दूंगा। वो उधर छोटी नहर के पार जो अपना बाग है, वहां शमशान घाट शिवपुरी बनवा देनी है। चारों ओर दीवार करवा दूंगा 8-8 फुट ऊंची। यहाँ तो कुत्ते ही पीछा नहीं छोड़ते, और घर के लोग दाग देकर अभी पलटते भी नहीं है कि कुत्ते चिता में से ही मुर्दा खींचने लगते हैं। उधर खड़े गीदड़ अलग इंतजार में रहते हैं। अमरनाथ फिर बोला, कसर कोई नहीं छोड़ेंगे ताया जी, हम पूरा जोर लगा देंगे। बड़े दरवाजे वाले के पोते ने कहा, ऐसा ही करेंगे पुत्र, ऐसे ही, तू बस देखता जा, लोग शमशान घाट बड़े चाव से आया करेंगे। अरे राम सिंह, गोली कहाँ लगी थी? ऊपर से तो कहीं नजर नहीं आ रही। इधर लगी है छाती में, चीर फाड़ में सिलाई कर दी है उन लोगों ने। मैं भी कहूँ छेद तो दिखाई नहीं दे रहा। वो तो निचली तरफ है, एक नहीं 2 छेद है। सुखराम धीरे से बोला और आगे के सेंक से जरा परे हो गया। मिल्खी रामा, सुना है कॉमरेड मोहन सिंह के छेद क्या होने थे? उसे तो गोली लगी ही नहीं थी। ये तो उसके बहू बेटों ने बुद्धिमानी दिखाई, सर्दियों का बिस्तर भी बचा लिया। अरे वो कैसे? मेहरू ने हैरान होकर पूछा। कॉमरेड तो 2.5 साल से ललकार रहा था कि जिसने गोली मारनी है आए, मेरे सीने में गोली मारकर देखे। मुझे मारने वाली गोली तो कभी बनी ही नहीं है। लो जी, फिर आ गए वो उस रात। कॉमरेड चारपाई से उठ खड़ा हुआ, बोला, मार दो चारपाई पर ही। उन्होंने कहा, आंगन में आकर दीवार के साथ लग जा। कॉमरेड तो माने ही ना। आखिर बहू बेटों ने समझाया कि बापूजी बाहर चले जाओ, अंदर बच्चे डर जाएंगे। अब गोली चली तो कॉमरेड धम से धरती पर आ गिरा। गोली तो दीवार में लगी, छेद कहाँ से होता? शहर में अगर अपने कुत्ते को गोली मरवानी हो तो कमेटी वाला 5 रुपए रिश्वत लेता है, संतू चाचा का शहरी भतीजा कह रहा था। मुझे वह शय फिर दिखाई दी है, एक डरी हुई आवाज ने कहा। मुझे आवाज भी सुनाई दी है, अभी अभी, वो फटी हुई जीभ वाली। कोई बात भी सुनाई दी क्या? खटखट सी होती रही, फिर जैसे तेज आंधी में से बांसों में से सीटियां बजती हैं, फिर जैसे बिल्लियां रो रही हूं, फिर जैसे बाजे बजते हैं विवाह शादियों में। देखा, मुफ्त में ही राग सुनते जा रहे हो। चलो अब नहा ले, दाग तो लगा लिया। क्या नहाना, बस मुंह हाथ धो लेते हैं, दाग तो रोज ही लगते रहते हैं। तीसरे दिन वह फिर उसी तरह कंबल लपेट कर निकला। सुए का पुल पार किया तो देखा कि कस्बे के सभी लोग लाला अमरनाथ के बाग में थे। ईंटें, सीमेंट, लोहे के सरिया, सभी चीजें मौजूद थी। बाग के चारों तरफ 4 दीवारी हो रही थी। बहुत ऊंचा शेड बन चुका था, लंबा चौड़ा हॉल बन रहा था। कुएं के पास टोंटियां लग रही थी, नए पौधे कतारों में लगाए जा रहे थे। बड़े छप्पर के नीचे बड़े बड़े तवे तप रहे थे। औरतें लंगर पका रही थी, लोग लाइनों में बैठे भोजन कर रहे थे। कभी कभी कोई आदमी अचानक उठकर खड़ा हो जाता, उसे शायद वह शय दिखाई दे जाती या उसकी आवाज सुनाई देती थी, फटी हुई जीभ में से निकलती हुई, जैसे बांस में से गुजरती हवा ने पैदा की हो। तुमने सुनी वो आवाज चाचा? उस नौजवान ने पूछा, जिसका रोटी खाते खाते मुंह बंद हो गया था। नहीं बेटा, मुझे तो ऊंचा सुनाई देता है। फिर वह शायद तो देखी होगी। चुप कर बेटा, जब मैंने पौधा लगाकर उसे पानी दिया तो जैसे कोई मेरा बाजू पकड़ रहा था। रेखी पंडित ठीक ही कहता था, अश्वत्थामा घूम रहा है यहाँ, हाथ में मलहम का कासा लिए, उसके माथे का घाव अभी भरा नहीं। मास्टर लखवीर सिंह बोला, लाला जी, ये शिवपुरी तो हमारे घरों से भी सुंदर बन गई है। शिवपुरी क्यों, ये तो स्वर्गपुरी है। पर वो बात नहीं बनेगी शहर वाली, संतू राज ने कहा। कैसी बात? लाला बोला, तो मुंह से बोल तो सही, जो कहोगे बनवा देंगे। ये धन किस दिन काम आएगा? मैं तो कहता हूँ हम सब यहीं रहने लगे पड़े, अर्थियां उठाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। कांधा देने वाले लड़के बेचारे थक जाते हैं, नत्थू पान वाले ने सलाह दी। तो चिंता ना कर, मैंने जागीरदार से बात कर ली है, हम गाड़ी भी ले आएंगे। फिर तो 6-6 मील से मुर्दे यहीं लाया करेंगे, रौनकें लग जाएंगी। लाला अमरनाथ चहक कर बोला।